नमस्कार साथियों, भारत पाकिस्तान विभाजन की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी मलबे का मालिक। दंगों के 7.25 साल बाद लाहौर से अमृतसर आया गनी मियाँ अपने घर के मलबे पर बैठा जार जार रो रहा है। रखा पहलवान ने सांप्रदायिकता और लालच के चलते उसके परिवार की हत्या की है। फिर क्या होता है जब दोनों आमने सामने होते हैं? तो आइए सुने कहानी मलबे का मालिक। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख, पता है दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुक्खी भटियारिन की भट्टी थी जहां वह पान वाला बैठा है। देख, ये नमक मंडी देख ले खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती थी कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ नजर आ रही थीं। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घेराता। वल्लाह, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे वाक्य भी सुनाई दे जाते, वली, यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज़्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाह आलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्ण नगर में कोई खास तब्दीली तो नहीं आई। वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, यह ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखां खुशी का अनुभव होता था। बाजार बांसा अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार है, जहां विभाजन से पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहां ज़्यादातर बांस और शहतीरों की दुकानें थीं जो सब के सब एक ही आग में जल गई थीं। बाजार बांसा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बांसा के आसपास के कई मोहल्ले को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब ही वातावरण प्रस्तुत करते थे।
बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के ज़्यादातर बाशिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी ने लौटकर आने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया, और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहाँ बाहर ही खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह गली है या नहीं जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे, और कुछ अंतर पर ही दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा, और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पजामे से बाहर को निकल रहे थे, और घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने पुचकार कर उसे पुकारा, इधर आ बेटे, इधर आ, देख तुझे चीज़ें देता हूँ। और वह बुढ़ा अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा क्षण भर के लिए चुप रह गया, लेकिन फिर उसने ओंठ बिसोर दिए और रोने लगा। एक 16-17 बरस की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर मेरा वीर, रोएगा तो तुझे वह मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा। मैं वारी जाऊं, चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो गया था और घुटने जरा जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और फिर से टोपी को सिर पर लगा लिया। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहां अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ होकर बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते हुए जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया। बुड्ढे को खड़े देखकर उसने रुककर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस तरह खड़े हैं? बुड्ढे मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी हुई और उसने होठों पर जबान फेरकर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे, तेरा नाम मनोरी नहीं है? नवयुवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद कर अपनी मुट्ठी में रख लिया और आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था, कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे, बुड्ढे ने कहा। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था ना? तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूँ। और उसने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे ना? मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी कि पहले अकेला निकल कर चला गया।
यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी। और कहते कहते उसे एहसास हो गया कि उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में ही रोक लिया, मगर आंखों में आए आंसुओं को बहने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह पकड़कर कहा, चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। गली में यह खबर फैल गई थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे घसीट कर लाई, नहीं तो मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर पाते ही स्त्रियां गली के पीछे पीढ़े बिछाकर जो बैठी थीं, वे अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन स्त्रियों ने पुकार पुकार कर घरों में बुला लिया। मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था और रखा पहलवान जो पीपल के नीचे सो रहा था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की चहम गोइयां शुरू हो गईं। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता रह गया। चिराग और उसकी बीवी बच्चों की मौत को वह काफ़ी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुंझुनी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी ज़बान पहले से ज़्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी ज़्यादा कांपने लगे। वह मलबा? उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा, उसकी बाहों को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें फंसी थीं। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से न जाने कब का निकाल लिया गया था। केवल जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था, जो मलबे में से बाहर को निकला हुआ था। पीछे की ओर 2 जली अलमारियां थीं, जिनकी कालिक पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है, यह बाकी रह गया है। और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और वह जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली, हाय हाय ओए चिरागादीन। जले हुए किवाड़ का वह चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ा तो रहा था, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ गिरे। लकड़ी के रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ लगी ईंटों की पटरी पर सरसराने लगा। वह अपने लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, मगर 2-1 बार सिर पटककर और निराश होकर दूसरी ओर मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कहीं बढ़ गई थी। उनमें चहमगोइयां चल रही थीं और यही कि आज कुछ न कुछ ज़रूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया कि वह 1 मिनट आकर एक ज़रूरी बात सुन जाए। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। हिंदुओं पर भी उसका काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कोर बीच में ही छोड़कर नीचे उतरा। उसकी बीवी
जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसके छुरे वाले हाथ को पकड़कर चिल्लाया था, ना ना रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय हाय कोई मुझे बचाओ, जुबैदा जुबैदा मुझे बचा। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना हताश स्वर में चिल्लाईं। जुबैदा चीखती हुई नीचे की ड्योढ़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाह को पकड़ लिया था और रखा उसकी जांघों को घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूं, ले। और जुबैदा के नीचे पहुंचने से पहले ही चिराग को पाकिस्तान दे दिया गया था। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गईं। जो लोग दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया, मगर दूसरे तवील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई थीं। 2 दिन तक चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका था तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रखकर ही चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद ली थी, मगर आग लगाने वाले का पता ही नहीं चला। उसे जिंदा गाड़ने की नौबत तो बाद में आती। अब 7.5 साल से रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहां न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न खोचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी अनुमति के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी के कानों तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा और गनी मलबे की मिट्टी नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था। दरवाजे की चौखट को बाह में लिए रो रहा था। बोल बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया? ओए ओए, ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को कहाँ छोड़ दिया, ओए। और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। इधर पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती से धोखनी का सा स्वर निकला और उसका निचला ओंठ थोड़ा बाहर को फैल गया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग के कारण घहराती हुई आवाज में कहा, मगर वह वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है तो बैठा रहे, तू चिलम ला। उसकी टांगें थोड़ी फैल गई हैं और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसको कुछ बताया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मनोरी की शामत आई है। लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया था
तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गनी की बाह पकड़े हुए आ रहा है। वह उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की ओर लगी रहती। मनोरी गनी की बाहें पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने दूर से ही देख लिया था। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह कुछ नहीं बोला। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक का जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई थी। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियाँ ज़्यादा फैल गई थीं। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं के सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमे गोइयां तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं लगा सकता। अब वो दिन नहीं रहे। बड़े मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मिल्कियत है। मरदूद किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है? रखा आदमी नहीं, सांड है, सांड। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गनी ने कुएं के सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे रखे, मेरा तो ये मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छलछला आईं। पहलवान ने अपनी फैली हुई टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला, तुम लोग तो उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसे इतनी भी समझदारी नहीं आई। ऐसा ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। उसकी मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज़ का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान का क्या हाल है? उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींच खींच कर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथ से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछे तो वह मेरा खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो और बात थी। रखे, मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, मगर वह अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं।
यहाँ अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। बोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है ना। मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब आनी आई तो रखे के रोके भी ना रुक सकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तलवों में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती और उसकी आंखों के सामने तैरती हुई निकल जाती। उसे अपनी ज़बान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों को साफ किया और उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, सच्चिया, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने लक्षित किया कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो आए हैं, तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी हल्का न कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई, उसे कोई लौटा थोड़ी सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ़ करे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियाँ देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, रखे पहलवान, याद रखना, मुझे याद रखना। रखे के गले में स्वीकृति की मध्यम सी आवाज़ निकली। अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के वातावरण को हसरत भरी नज़र से देखता हुआ धीरे धीरे गली के बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहम गोइयाँ चलती रहीं कि मनोरी ने गली के बाहर निकलकर ज़रूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का ताल्लुक कैसे खुश्क हो गया होगा। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा नहीं बोली। रखे मरदूत का घर न घाट, इसे किसी माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे और 2 12-13 बरस की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खखारता रहा, चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने यहाँ से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ, आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का विवरण सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ा देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के देकर हटाने लगा। चल, तत तत तत, और भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहाँ शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी में से निकल रही थी। चिक चिक चिक, थर चिक चिक। एक भटका हुआ कौआ न जाने कहाँ से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। उससे लकड़ी के रेशे इधर उधर छितर गए। कौवे के वहाँ बैठते
न बैठते मलबे के कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वह पंख फड़फड़ाकर उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दर दर, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, हट हट हट। पहलवान ने एक ठेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह ही मुंह कुत्ते की माँ की गाली देकर वहां से खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं के सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर तक भौंककर जब उसे गली में कोई दूसरा प्राणी चलता फिरता नहीं दिखाई दिया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहां कोने पर बैठकर घुर्राने लगा। तो साथियों, ये थी मलबे में छिपी हिंसा, लालच, टूटे सपनों की कहानी मलबे का मालिक। मेरे स्वर में आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो स्नेह अवश्य दीजिएगा।